Hello and most welcome friends. Wish you infinite time, happy, healthy and wealthy new year. May this year bring an infinite number of success, happiness and wealth in your life. Okay. So आज के इस दिन पे हम लोग बात करेंगे इन्फिनिटी के ऊपर कि इन्फिनिटी क्या होता है। हम लोग अपने मन में बचपन से ही बहुत सारे सवाल लिए रहते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है या सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है। तो उसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, इन्फिनिटी भी कितने तरीके का होता है, क्या नेचुरल नंबर और इवन नंबर का जो सेट होता है वो इक्वल होता है, अगर होता है तो कैसे, और भी ढेर सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। इन्फिनिटी कहां से आया, किसने दिया, क्या लाया, क्या कंसेप्ट था, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज ब्रीफली बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा जो है वो है इन्फिनिटी इज मोर इंटरेस्टिंग देन यू थिंक। इन्फिनिटी आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उससे ज्यादा मिस्टीरियस है। इन्फिनिटी का अगर कंसेप्ट के ऊपर बात किया जाए तो इन्फिनिटी से आप ये भी साबित कर सकते हो कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, इवन नंबर का जो सेट होता है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, जस्ट इक्वल। ओके, ये चीजें आप यहां से प्रूव कर सकते हो, बता सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हो। ठीक है, और भी हम लोग एक जेनोस पैराडॉक्स के ऊपर बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप उसको समझ सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको उसको समझने में। तो चलिए ये वाला टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि इन्फिनिटी आखिर आया कहां से, किसने दिया, इसका पीछे का कंसेप्ट क्या था। तो इन्फिनिटी का जो साइन था, इन्फिनिटी का जो साइन है लेटा हुआ 8 की तरफ, वो साइन दिया था जॉन वेल्स ने। ओके, जॉन वेल्स ने 1655 में इस का सिंबल का वैसे इंट्रोड्यूस कराया था इस सिंबल को, और फिर ये धीरे धीरे चलन में आ गया। टेक्निकली इस सिंबल का नाम लेमनस्केट है, और ये बेसिकली 1655 में जॉन वेल्स के द्वारा इन्फिनिटी के रूप में अपनाया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था। ओके, तो ये इन्फिनिटी का जो लूप है ना, उसका मतलब उस समय उन्होंने डिफाइन नहीं किया था, बट बाद में लोग इसे ये मानने लगे कि इन्फिनिटी एक लूप की तरह होता है ना, एक लूप की तरह होता है जिसमें अगर आप चलना स्टार्ट कर दें तो घूम फिर करके वापस वहीं आएंगे और कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, ये इन्फिनिटी लूप का उस समय डेफिनेशन टाइप का कुछ कह सकते हो कि था। तो ये था इन्फिनिटी के बारे में एक ब्रीफली नॉलेज। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो कि है क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इवन नंबर इक्वल होते हैं। तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, अगर हम लोग दो सेट ले लें, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में हम लोग 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी एंड सी। सेट बी में हम लोग 3 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 एंड 3। सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में भी 3 एलिमेंट है, ए बी सी 1 2 3। ओके, अब देखो, अब अगर ए के रिलेवेंट बात करें तो एक यहां पे एलिमेंट है 1, बी के रिलेवेंट बात करें तो यहां भी एक एलिमेंट है 2, और सी के रिलेवेंट बात करें तो यहां भी एक एलिमेंट है 3। यानी इसका जो स्ट्रेंथ है या साइज कह सकते हो, साइज के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, स्ट्रेंथ इसका इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। ओके, तो एक तरह से आप इन दोनों सेट को इक्वल कह सकते हो इन साइज। ओके, इन साइज। इक्वल सेट का मतलब होता है सेम एलिमेंट। यहां सेम एलिमेंट की बात मैं नहीं कर रहा, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। यहां पे इक्विवेलेंट बोला जा सकता है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। अब देखो, अब हम लोग किसी दूसरे लेवल पे जाके बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक इन्फिनिटी नंबर का सेट है, यहां पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर हम लोग एक इवन नंबर का सेट लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। अब देखो, यहां पे अगर पहले नेचुरल नंबर की बात करें 1, तो यहां पे इसका 2 होगा। दूसरे नेचुरल नंबर की बात करें तो यहां पे 4 होगा। तीसरे नेचुरल नंबर की बात करें 3, तो यहां पे उसके रिलेवेंट एक नंबर मिल जाएगा। यानी हर नेचुरल नंबर के रिलेवेंट यहां पे एक इवन नंबर आपको मिल जाएगा। तो क्या हम जो पहले कह रहे थे सेट ए और सेट बी एक दूसरे के इक्वल होगा, साइज के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ उसका इक्वल होगा, तो क्या नेचुरल नंबर यहां और इवन नंबर यहां, इन दोनों को अगर रिलेट किया जाए तो इसके हर एलिमेंट के कंपैरिजन में, हर एलिमेंट के रिलेवेंट यहां पे एक एलिमेंट अवेलेबल है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर। ओके, तो यहां से ये बातें प्रूफ होती हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है और जो इवन नंबर का सेट होता है वो सब क्या है, इक्वल है। ओके, तो यहां पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो मैथ का नियम ही ब्रेक कर रहा है। तो ब्रेक नहीं हो रहा है भाई, ये जो होता है ना वो इन्फिनिटी का टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब स्मॉल इन्फिनिटी के अंतर्गत आते हैं। ये बारे में भी मैं इसके अगले सेशन में बात करूंगा, इसके अगले स्लाइड में बात करूंगा, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, तब वहां पे हम लोग जाके ये बातें क्लियर हो जाएगी। यहां तक आपको बातें ये वाले थ्योरी से समझ आ गई होगी कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है और जो इवन नंबर का सेट होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ इन्फिनिटी बड़े होते हैं, कुछ इन्फिनिटी छोटे होते हैं। अब ये क्या बात बोल दिया, तो कुछ इन्फिनिटी बड़े इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होते हैं,
जब हम लोग क्लास 1 में थे तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि नहीं, हम लोगों को 20 तक टेबल याद करना रहता था, 100 तक काउंटिंग याद करना रहता था। तो हमें लगता था कि काउंटिंग 100 तक ही होता है, टेबल 20 तक ही होता है, तो 100 के बाद का काउंटिंग होता ही नहीं है, मैक्सिमम नंबर 100 है। फिर जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले तो हम लोगों को पता चला नहीं, 100 के बाद 1000 भी होता है, 1000 के बाद 10,000, लाख, 10 लाख होते जा रहे हैं, बिलियन, ट्रिलियन, क्वांटिलियन, क्वाड्रिलियन, ट्रिलियन, हम लोग इस सभी तक पहुंच गए। बट अभी तक हम लोगों को यह पता नहीं चला है कि क्या सबसे बड़ा नंबर हम लोग लिख सकते हैं या क्या होता है। इन्फिनिटी क्या सबसे बड़ा नंबर है या सबसे छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखो, इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो बेसिकली हर इवन नंबर से रिलेटेड होते हैं। एक इवन नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो उस केस में दोनों का जो सेट बनेगा वो इक्वल बनेगा, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल बनेगा, क्योंकि हर नेचुरल नंबर के लिए एक इवन नंबर अवेलेबल होता है। लेकिन अगर हम लोग रियल नंबर की बात करें, अगर 0 और 1 के बीच के अगर किसी रियल नंबर की बात करें तो बहुत सारे रियल नंबर होंगे, इतने रियल नंबर होंगे, इतने रियल नंबर होंगे कि उतना नेचुरल नंबर भी नहीं होंगे। ओके, मतलब नंबर ऑफ नेचुरल नंबर जो होंगे वो रियल नंबर के 0 और 1 के बीच में जितने रियल नंबर होंगे उससे बहुत कम होंगे। तो यहां पे आप स्लाइड में देख पा रहे होगे, मैंने कुछ यहां पे रियल नंबर लिखे हुए हैं। उस रियल नंबर में आप देख लो, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इन रियल नंबर को भी हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक महान मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया था, डायगोनल वाले मेथड से लेकर के अलग अलग, यहां से आप देख सकते हो कि यहां पे बहुत सारे नेचुरल नंबर जो लिखे हुए हैं, सॉरी रियल नंबर जो लिखे हुए हैं, उनमें से एक एक डायगोनली, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया जा रहा है, डायगोनली करके वो सेलेक्ट कर दिया और एक नंबर यहाँ पे साइड में लिख दिए। अब क्या किए, ये भी एक ऐसा नंबर बन गया जो 0 और 1 के बीच में आ रहा था। फिर हम लोग उसमें 1 1 ऐड कर दिए हर इंडिविजुअल डिजिट में, फिर एक नया नंबर आ गया जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था। तो ऐसे करते करते हम लोग रियल नंबर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल में जो नेचुरल नंबर होगा उससे रिलेटेड नहीं होगा। कितना भी रियल नंबर लिख लें, ये रियल नंबर से नेचुरल नंबर रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर एक ही आएगा, उसके बदले ये बहुत सारा हम लोग बना सकते हैं रियल नंबर। तो 0 और 1 के बीच में ही बहुत सारा नंबर आ गया जो रियल नेचुरल नंबर के टोटल सेट, यानी टोटल सेट ऑफ नेचुरल नंबर से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ठीक है, नेचुरल नंबर को अगर आप इतना छोटा सेट में समझते हो तो रियल नंबर 0 to 1 के बीच में आपको इतना बड़ा समझना होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग बात करते हैं कि साइज ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है। यहां पे जो आप देख पा रहे हो कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो थोड़ा छोटा सेट है कंपैरिजन टू द 0 to 1 के बीच में रियल नंबर का सेट। तो 0 to 1 के बीच में जो रियल नंबर है उसको हम लोग बिग इन्फिनिटी के रूप में बोल सकते हैं, या जो टोटल रियल नंबर होता है उसको हम लोग बिग इन्फिनिटी के रूप में बोल सकते हैं, और जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको हम लोग स्मॉल इन्फिनिटी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो इन्फिनिटी तो होता है, रियल नंबर का भी जो सेट होता है वो भी इन्फिनिटी होता है, लेकिन जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको हम लोग स्मॉल इन्फिनिटी बोलते हैं। वही अगर हम लोग किसी रियल नंबर के सेट के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग बिग इन्फिनिटी बोलेंगे, एब्सोल्यूट इन्फिनिटी बोल सकते हैं उसको। तो स्मॉल इन्फिनिटी जो होता है उसको डिनोट करने का क्या सिंबल होता है, वही लेटा हुआ 8? नहीं, उसका कुछ अलग सिंबल होता है जिसको हम लोग LF नॉट पढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये होता है स्मॉल इन्फिनिटी। उसके बाद आता है आपका बिग इन्फिनिटी। बिग इन्फिनिटी मतलब एब्सोल्यूट इन्फिनिटी जो लेटा हुआ 8 की तरह होता है। तो ये थी हमारी तीसरी डिस्कशन कि कुछ इन्फिनिटी बड़े होते हैं, कुछ इन्फिनिटी छोटे होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड, जेनोस पैराडॉक्स ऑफ इन्फिनिटी टाइम। ये आपको काफी मजा आएगा इसको समझने में। तो देखो, जेनो नाम का एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक पैराडॉक्स बनाया था। पैराडॉक्स यानी कि आपको सुनने में तो सही लगेगा बट एक्चुअल में वो सही नहीं होता है, उसी को पैराडॉक्स बोलते हैं, भ्रम जिसे कह सकते हैं हिंदी में, वो होता है। तो जेनोस पैराडॉक्स क्या होता है? देखो, जेनो नाम का एक इंसान है जो कि अपने घर से पार्क की ओर जाता है घूमने के लिए। तो जेनो का क्या थ्योरी था ना कि वो बीच से डिवाइड करके चीजों को देखना चाहते थे, यानी किसी भी चीज को बीच से डिवाइड करके उसको ऑब्जर्व करो या देखो कि क्या होता है उसके साथ। तो एक बार उन्होंने क्या किया, उसी तरह एक्सपेरिमेंट वो किए कर रहे थे, बीच में काटने वाला बाई डिविजुअल का। तो बेसिकली वो एक बार हवा खाने के लिए होम से पार्क के बीच में गए, होम से पार्क गए टहलने के लिए। तो बीच में क्या हुआ ना कि उन्हें लगा कि क्या हम लोग इस रास्ते को बीच भाग में कट कर दें, मतलब आधे आधे भाग में डिवाइड करते जाएं और उसमें लगने वाला टाइम को भी आधा आधा भाग में डिवाइड करते जाएं, तो क्या मेरा कुछ काम बनेगा? तो यहां से उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा चीज देखा। क्या देखा वो देखो कि वो क्या किए कि होम से और पार्क के, जेनो का जो होम था और
उनका जो पार्क जहां पे वो जा रहे थे उनके बीच का जो डिस्टेंस था उनको नाप लिए और उनको आधा भाग में बांट दिए और फिर वहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करिए और मिड पॉइंट पे पहुंच गए। अब जो टाइम लगा वहां वो नोट कर लिए। उनको पता था कि जो पूरा जाने में टाइम लगेगा उसका हाफ यहां तक लगेगा, तो वो हाफ टाइम इसका हो गया। फिर वो क्या किए, जो रेस्ट डिस्टेंस बचा ना उसका हाफ कैलकुलेट कर लिए और उसका हाफ फिर चल दिए, वहां से वॉक कर दिए। फिर जो रेस्ट बचा अब उसका हाफ किए, फिर उतना ट्रेवल किए, फिर उसका हाफ किए, फिर उतना ट्रेवल किए, फिर टाइम भी हाफ होते जा रहा था साथ में, है ना। आधा हुआ, फिर रेस्ट बचा, उतना ट्रेवल करने का टाइम कैलकुलेट कर लिए, फिर उतना टाइम लगा। तो उनको ये समझ में आ गया था कि इस हिसाब से अगर हम लोग डिस्टेंस को अगर आधा आधा भाग में बांटते चले जाएंगे रेस्ट ऑफ डिस्टेंस को, तो कभी भी हम लोग पार्क नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हर केस में हम लोग पार्क से थोड़ी दूरी पे रह जाएंगे। बीच में गए तो आधा बचा, फिर उसका आधा कर दिए, फिर आधे भाग में जो बचा फिर उसका आधा कर दिए, फिर जो रेस्ट बचा फिर उसका आधा कर दिए। ऐसे में तो पार्क कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन टाइम जो होगा वो भी तो कटते जाएगा ना। तो टाइम इस केस में हम लोग जब पार्क तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो हमारे पास टाइम कितना लगेगा पार्क पहुंचने के लिए? इन्फिनिटी। ओके, तो ये पैराडॉक्स था जिनो का, जो कि ये बता दिए कि अगर हम लोग किसी भी चीज को हाफ हाफ करके देखते जाएंगे तो उसमें इन्फिनिटी टाइम लग जाएगा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर इन्हीं सारे डिस्टेंसेस को हम लोग अगर ऐड कर दें तो वो टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाना चाहिए। इस केस में जो टोटल टाइम होगा उसको भी अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो टोटल टाइम के बराबर हो जाएगा। यहां से हमें ये पता चलता है कि ये पैराडॉक्स नहीं है। अगर इसे दूसरे नजरिए से देखें, जो पहले वाला मैंने एटीट्यूड बताया था देखने का तरीका, उस हिसाब से आप चाहें तो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें तो इन्फिनिटी टाइम लगेगा। होम से जिनो भाई तो कभी पार्क पहुंच ही नहीं पाएंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और ये इंटरेस्टिंग भी था कि आपको होम से पार्क जाने में इन्फिनिट टाइम लग सकता है। कैसे? अगर आप डिस्टेंस को आधे आधे भाग में बांटते जाओ, जो रेस्ट बचेगा फिर उसको आधा भाग में बांटो, फिर जो रेस्ट बचेगा उसको भी आधे भाग में बांट दो, तो आपको पार्क पहुंचने में इन्फिनिट टाइम लगेगा। चलिए, ओके, द नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ हम लोग ऑपरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्फिनिटी के ऊपर होने वाले कुछ ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस क्या होता है। तो अगर एक इन्फिनिटी में दूसरे इन्फिनिटी को प्लस कर देते हैं तो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को प्लस कर दें तो क्या होगा? तो भी भाई साहब माइनस इन्फिनिटी होगा। ओके, इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? तो भी इन्फिनिटी होगा। अगर माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अगर माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहां माइनस इन्फिनिटी आएगा। मतलब ये तीन जो मल्टीप्लीकेशन वाला है वो बिल्कुल फॉलो करता है प्लस माइनस के मल्टीप्लीकेशन को। प्लस माइनस 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 प्लस, उसी केस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो, अगर कोई नंबर है एक्स वाई जेड 1 2 3 कुछ भी है, अगर उसमें इन्फिनिटी को प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाता है आंसर? इन्फिनिटी आ जाता है। इन्फिनिटी को अगर आप पूरा सागर समझते हो, सी समझते हो, समुद्र समझते हो, उसमें अगर हम लोग एक बूंद या एक बोतल पानी डाल देते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ घटाव कुछ नहीं होने वाला, तो वो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही रहेगा। सेकंड बात करें कि अगर एक्स करें तो एक्स में अगर हम लोग कुछ माइनस करना चाह रहे हैं तो भी वहां पे माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। एक्स में अगर माइनस करेंगे इन्फिनिटी को तो माइनस ही आएगा, माइनस इन्फिनिटी। ओके, क्यों? क्योंकि x प्लस माइनस इन्फिनिटी इसको लिखा जा सकता है और x प्लस माइनस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी बोलेंगे। x माइनस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी बोलेंगे। अगर x माइनस माइनस इन्फिनिटी रहा तो उसको x प्लस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्या इन्फिनिटी अनडिफाइंड रिजल्ट भी देता है क्या? क्योंकि हम लोगों ने कभी कभी कैलकुलेशन के दौरान हमें ये पता चला है कि बहुत सारे ऐसे वैल्यूज होते हैं जिनका वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर होता है, cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो आखिर क्या ऐसा केस हो जाता है जो इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है या अनडिटरमाइंड के बराबर हो जाता है, अनडिफाइंड के बराबर हो जाता है? ओके, उस केस में बात कर लेते हैं। तो अनडिफाइंड रिजल्ट कब आता है? अगर 0 को इन्फिनिटी से इंटू कर देते हैं ना तो अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाता है। यानी 0 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं हम लोग। 0 को अगर माइनस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो भी अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाएगा। अगर इन्फिनिटी में प्लस कर दें माइनस इन्फिनिटी को तो भी अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को माइनस कर दें तो भी अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अगर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें तो भी अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाएगा। अगर इन्फिनिटी टू दी पावर 0 ले लें तो भी अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाएगा। एंड लास्ट वन कि 1 पे पावर अगर इन्फिनिटी ले लेते हैं तो भी रिजल्ट अनडिफाइंड आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा।
ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड दैट्स फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड फिर अगर हम लोग वैसा होगा तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे फिजिक्स के साथ। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन 2022।